10 जनवरी को कड़ाके की सर्दी में राजस्थान की राजधानी जयपुर के पोश इलाके में एक युवती फटे कपड़ों की हालात में मिलती है। युवती ने बताया उसके साथ गैंग रेप हुआ है। 4 लोगों पर आरोप था। केस कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 300 पुलिसकर्मी इसे सोल्व करने के लिए लगाए गए और 80 घंटे के नॉनस्टॉप इन्वेस्टिगेशन के बाद केस में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स और मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे घटनाक्रम की कहानी जिसमें एक के बाद एक हैरान कर देने वाले सच सामने आए। बात है साल 2018 की। जनवरी का महीना था। कड़ाके की सर्दी के बीच कई जगह तापमान -डिग्री में पहुंच गया था। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे पुलिसकर्मी भी ठंड से कांप रहे थे जब 10 जनवरी को सुबह 5 बजे अचानक फोन की घंटी बजी। कंट्रोल रूम में हीटर पर हाथ सेक रहे ड्यूटी अफसर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की ने रोते हुए दबी आवाज में कहा, हेलो सर, मेरे साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप किया है और रेप के बाद वो मुझे MNIT के पास फेंक गए हैं। अब गैंग रेप की बात सुनकर ड्यूटी अफसर चौंक गया। अगले ही पल उसने लड़की से नाम पता पूछा, उसे सांत्वना और दिलासा देते हुए कहा, तुम वहीं रुको, हम पुलिस की गाड़ी भेज रहे हैं। ड्यूटी अफसर ने तुरंत वायरलेस मैसेज भेजकर पेट्रोलिंग पुलिस टीम को मौके पर जाने के लिए कहा। इसके बाद बड़े पुलिस अधिकारियों को इस वारदात की सूचना दे दी गई। MNIT दरअसल मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के मालवीय नगर में स्थित है। MNIT के ठीक सामने पुलिस अधिकारियों को वो लड़की मिल गई थी। अब उसके कपड़े फटे हुए थे और ठंड से कांप रही थी। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप किया है। अधिकारियों ने लड़की को दिलासा देकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया और सदर थाने ले आए। थाने पहुंचकर महिला कांस्टेबल ने उसे पहनने के लिए एक जैकेट दिया और जैसे जैसे लड़की सामान्य हुई तो पुलिस अधिकारियों ने उससे वारदात के बारे में पूछा। लड़की ने बताया कि वह जयपुर के जगतपुरा में अपने पिता व भाई के साथ रहती है। वे लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं और कुछ महीने पहले ही वो जयपुर आकर रहने लगे हैं। लड़की ने आगे बताया कि वो 9 जनवरी को अलवर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC का एग्जाम देकर ट्रेन से जयपुर वापस आई थी। ट्रेन से जयपुर जंक्शन पर उतरकर वह शाम करीब 7:15 बजे स्टेशन से बाहर निकली। उसे जगतपुरा अपने घर जाना था। वह गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी एक ऑटो वहां आया। उसने ऑटो वाले से पूछा कि जगतपुरा फाटक चलोगे? तो उसने कहा 20 रुपए लगेंगे। वह उस ऑटो में बैठ गई और उस ऑटो में पहले से ही 3 लड़के और बैठे हुए थे। अब ऑटो वाला सिंधी कैंप और नारायण सिंह सर्किल से होते हुए 2-3 घंटे तक घुमाता रहा। बाद में वह उसे एक ग्राउंड में ले गया। वहां चारों ने बारी बारी उसके साथ रेप किया। लड़की ने आगे बताया कि रेप करने वाले 2 लड़के आपस में एक दूसरे का नाम संदीप और ब्रजेश ले रहे थे। रेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को मारने की नीयत से एक बोतल में भरा सफेद रंग का ड्रिंक भी जबरन पिलाया। दरअसल वह ड्रिंक पीने के बाद उसने उल्टी कर दी थी। अब उन लड़कों की उम्र 25 से और 30 साल के बीच में थी। बाद में वे चारों उसे ऑटो में बिठाकर एक अनजान जगह पर छोड़ गए। जाने से पहले उन लड़कों ने उसे धमकी दी कि उन्होंने उसके साथ रेप की वीडियो क्लिप बना ली है। अगर किसी को भी बताया गया तो वे इसे इंटरनेट पर डाल देंगे। उन सब के जाने के बाद उसने एक राहगीर से पूछा तो उसने बताया कि यह जगह MNIT के पास है। इसके बाद वो एक बुजुर्ग की मदद से बस शेल्टर पर पहुंची और पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन किया। पीड़ित से पूरा घटनाक्रम जानने के बाद पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना दी और थाने बुलाया। बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बारे जानकर पिता फफक फफक कर रोने लगा। पता चला कि वह मानसिक रूप से कमजोर थे। पीड़ित का छोटा भाई भी पिता के साथ थाने में आया था। अब लड़की का अपहरण रेलवे स्टेशन इलाके से हुआ था। ऐसे में पुलिस ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि लड़की जहां मिली थी वह इलाका जवाहर नगर सर्किल थाने के तहत आता था। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस पीड़ित को बनी पार्क स्थित सैटेलाइट अस्पताल ले गई। बोर्ड से मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच में भी अब रेप की पुष्टि हो गई थी। इधर राजधानी में गैंगरेप की घटना ने हर किसी को सकते में डाल दिया। तत्कालीन जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में जयपुर कमिश्नरेट, जयपुर पश्चिम एवं जयपुर पूर्व के अधिकारियों की टीमें गठित कर दी। प्रफुल्ल कुमार ने तत्कालीन 1 दर्जन थाना प्रभारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाकर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी थी। अब पुलिस ने केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जयपुर रेलवे स्टेशन और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी।
एक फुटेज में युवती स्टेशन से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। स्टेशन के बाहर 3 जगह पर अलग अलग सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन बाकी तीनों खराब पड़े हुए थे। अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने सबसे पहले स्टेशन एरिया में ऑटो ड्राइवरों की इंक्वायरी शुरू की। युवती ने पुलिस को बताया था कि वो जिस ऑटो से उसे लेकर गए वो हरे पीले रंग का था। हालांकि इस सुराग से पुलिस को कोई खास मदद नहीं मिली, क्योंकि जयपुर में ऐसे हरे पीले सीएनजी से चलने वाले ऑटो की तादाद हजारों में थी। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही मोबाइल टावर के आधार पर भी आरोपियों को पता लगाने की कोशिश की गई। आरोपियों का सुराग नहीं लग रहा था और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दरअसल कुछ सामाजिक संगठनों के लोग और कार्यकर्ता ने गैंग रेप की घटना के विरोध में स्टैच्यू सर्किल पर एक कैंडल मार्च भी निकाला था। लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। लोगों को देखते हुए तत्कालीन डीजीपी मनोज भट्ट ने पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल को आरोपियों को जल्द से जल्द पता लगाने को कहा। रात भर इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरे दिन सुबह से ही पुलिस अलग अलग टीमें अलग अलग मामले के तह में जाने में लगी हुई थी। वहीं आरोपी ऑटो ड्राइवर का पता लगाने के लिए पूरे शहर में अभियान चलाया गया। ऑटो ड्राइवर यूनियनों के पदाधिकारियों से बात की गई। पुलिस को पीड़ित ने रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठने के बाद सिंधी कैंप, नारायण सिंह सर्किल तक जिन रास्तों से ऑटो के जाने की बात बताई थी, उन सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से खंगाली गई। वहीं पुलिस की एक टीम को लेकर शहर में उस जगह का पता लगाने का प्रयास कर रही थी जहां उसके साथ गैंगरेप हुआ था। पीड़ित को उसके बताए रास्ते के सभी पार्क और खाली प्लॉट्स दिखाए गए। पीड़िता ने किसी भी प्लॉट या पार्क की पहचान नहीं की। अब इस बीच महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर डीजीपी को पीड़िता से गैंगरेप के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे चालू है या नहीं, इसकी भी रिपोर्ट मांगी। अब इन्वेस्टिगेशन में लगे पुलिस अधिकारियों ने मीटिंग करके पूरे मामले पर फिर से प्लान किया। इस मीटिंग में हुए डिस्कशन में यह बात सामने आई कि ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पीड़िता ने अपने भाई को फोन करके कहा था कि घर पहुंचने में देरी हो जाएगी, वो लोग खाना खाकर सो जाएं। उसने घर लेट पहुंचने की बात क्यों कही थी? इसके अलावा अकेली लड़की होने के बावजूद वो ऑटो में 3 लड़कों के साथ क्यों बैठी? और इतनी कड़ाके की ठंड में रात भर वह पार्क में कैसे रही? दुष्कर्म करने वाले उसे पार्क में छोड़कर क्यों नहीं गए? उन्होंने उसे एमएनआईटी पर ले जाकर ही क्यों छोड़ा? और आरोपी उसका मोबाइल छीनकर क्यों नहीं ले गए? ये सब सवाल पुलिस के दिमाग में घूमने लगे। दरअसल ये सवाल उभरे तो पुलिस ने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। यह भी आशंका जताई गई कि कहीं कोई व्यक्ति अलवर से ही तो पीड़ित का पीछा नहीं कर रहा था। शायद उसी ने जयपुर पहुंचकर अपने साथियों की मदद से दरिंदगी को अंजाम दिया हो। इसका पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम अलवर स्टेशन पर जांच करने के लिए भेजी गई। अब तीसरे दिन पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। पीड़िता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। उसकी 9 जनवरी को जिन लोगों से बातें हुई थी उनसे पूछताछ की गई। पीड़ित से भी अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। उसके परिचित युवकों से भी पूछताछ की गई। पीड़िता के परिवार के बारे में जांच के लिए एक टीम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर भेजी गई। पुलिस ने अब उन दोनों युवकों संदीप और ब्रजेश का भी पता लगा लिया, जिनके नाम पीड़िता ने बताए थे। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सबूत जुटाने में लगी हुई थी। अब तीसरे दिन रात भर और चौथे दिन दोपहर की जांच के बाद पुलिस ने जयपुर शहर के बहुचर्चित और पीड़ित द्वारा बताए गए गैंगरेप का खुलासा कर दिया। 13 जनवरी को पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कहानी बयान कर दी। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पीड़िता का नाम आरती है। आरती ने अपने बॉयफ्रेंड ऋषिराज मीणा के साथ मिलकर एक नर्सिंग स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए वसूल करने के लिए किडनैपिंग और गैंग रेप की एक झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने इस मामले में आरती और ऋषिराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 80 घंटे तक 300 पुलिसकर्मियों ने लगातार इस केस में जानकारी जुटाई, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। अब ये कहानी थी आरती की। आरती अपने पिता, 2 भाई और 2 बहनों के साथ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रहती थी। उसकी मां कुछ समय पहले ही मौत हुई थी। उसके पिता मानसिक रूप से कमजोर थे और घर की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। वारदात से करीब 2 साल पहले घर में आरती का अपने अविवाहित भाई से झगड़ा हो गया तो वह नाराज होकर अपनी बुआ के पास काशीपुर चली गई थी। काशीपुर में रहते हुए वह प्राइवेट ग्रेजुएशन करने लगी, साथ ही सरकारी नौकरी पाने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में जुट गई थी। अब करीब 5-6 महीने पहले सवाई माधोपुर का ऋषिराज मीणा किसी काम से काशीपुर गया था, जहां उसकी मुलाकात आरती से हुई और 2-4 दिन वहां रहने के दौरान ऋषिराज की और आरती की दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर शेयर किए।
बाद में ऋषिराज जयपुर आ गया और इसके बाद भी आरती और ऋषिराज में लगातार बातचीत होती रहती थी। अब आरती काशीपुर से आगरा चली आई। उस दौरान भी ऋषिराज की उससे लगातार बातें होती रही। कई बार बातों बातों में आरती ने ऋषिराज को अपनी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होने और नौकरी करने की बात भी कही थी। इस पर ऋषिराज ने उसे जल्द ही रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए एक आश्वासन दिया था कि वो उसकी नौकरी रेलवे में लगवा देगा। अब घटना से करीब 3 महीने पहले ऋषिराज ने आरती को फोन करके कहा कि वह जयपुर आ जाए, वह उसे किराए का मकान दिलवा देगा। जयपुर में रहोगी तो नौकरी तलाशने में भी आसानी रहेगी। और ऋषिराज के कहने पर आरती जयपुर रहने के लिए चली आई। अब ऋषिराज ने जगतपुरा की सरस्वती कॉलोनी में उसे किराए का मकान दिलवा दिया। ऋषिराज तो आरती का पहले से ही परिचित था। जयपुर में उसकी कई दूसरे लड़कों से भी दोस्ती हो गई। युवकों से दोस्ती के चलते मकान मालिक ने उसे अपने मकान से बाहर निकाल दिया। अब आरती ने ऋतुराज को समस्या बताई तो उसने जगतपुरा में ही जगदीशपुरी कॉलोनी में किराए का दूसरा मकान दिलवा दिया। कुछ टाइम बाद वह अपने पिता व छोटे भाई को भी जयपुर ले आई। जयपुर आकर वह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगी। अब आरती ने कुछ समय पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था और उसका परीक्षा केंद्र अलवर में था, जो 9 जनवरी को एग्जाम था। परीक्षा देने में जयपुर से अलवर गई। एग्जाम होने के बाद 9 जनवरी को अलवर से शाम को मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस से सवार होकर शाम 7:15 बजे जयपुर जंक्शन पर उतरी। ट्रेन से उतरकर आरती ने करीब 7:20 पर अपने छोटे भाई को फोन करके कहा कि उसे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, वे लोग खाना खाकर सो जाएं और वह जब घर आएगी तो दरवाजा खुद खटखटा देगी। इसके बाद आरती जयपुर जंक्शन से ऑटो में बैठकर जगतपुरा पहुंची। वहां से ऋषिराज मीणा मिला। ऋषिराज ने ऑटो का 180 रुपए का किराया चुकाया। ऋषिराज आरती को बाइक से जगतपुरा के प्रेमनगर स्थित अपने फ्लैट नंबर 280 पर ले गया। वहां प्लान के अनुसार आरती ने रात करीब 10 बजे अपने परिचित युवक संदीप लांबा को बुला लिया। संदीप नर्सिंग के 2nd ईयर का स्टूडेंट था। वह जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर किराए के मकान में रहता था। उसकी करीब 1 महीने पहले ही आरती से दोस्ती हुई थी। अब संदीप ने आरती के घर जाने के लिए अपने एक दोस्त पोलू जाट से 500 रुपए उधार भी लिए थे। उसने वहां से आरती के लिए एक चॉकलेट खरीदी। इसके बाद लो फ्लोर बस से रात के करीब 10 बजे वो जगतपुरा पहुंचा। रात का समय होने पर और उस फ्लैट की सही लोकेशन न मिलने पर संदीप ने आरती को 3-4 बार फोन किया। इस पर आरती ने उसे लेने के लिए खुद पैदल जगतपुरा रेलवे स्टेशन गई, अकेले, और रेलवे लाइन से उसे संदीप को साथ लेकर ऋषिराज के प्रेमनगर वाले फ्लैट पर आई। संदीप के पहुंचने पर ऋषिराज फ्लैट में ही छुपा हुआ था। आरती और संदीप एक कमरे में गए। वहां उन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद आरती ने बहाने से संदीप का मोबाइल लिया और अपने सारे कॉल्स और मैसेज हिस्ट्री डिलीट कर दी। आरती ने संदीप के पर्स की भी तलाशी ली, उसके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स देखे और उसके बाद आरती ने संदीप को धमकाना स्टार्ट किया। पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर मोटी रकम मांगी। संदीप के मना करने पर आरती ने उसका ATM कार्ड ले लिया और उसका पासवर्ड भी पूछ लिया। इसके बाद उसने उसे फ्लैट से निकल जाने को कहा। जब वह चला गया तो करीब आधे घंटे बाद आरती ने उसे फोन करके जल्द से जल्द रकम का इंतजाम करने को कहा। अब संदीप के जाने के बाद उसी फ्लैट में छपा ऋषिराज मीणा कमरे से बाहर आया। सुबह करीब 5 बजे वह पीड़िता को बाइक पर बैठाकर MNIT के सामने ले गया। वहां उसने आरती के मुंह पर कीटनाशक एल्ड्रीन का घोल लगाया और उसके कपड़ों पर भी कीटनाशक छिड़का। ऋषिराज ने आरती से कहा कि वह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके अपने साथ किडनैप और गैंग रेप होने की सूचना शेयर कर दे। यह कहकर ऋषिराज वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरती ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया था। इधर आरती को MNIT के बाहर छोड़ने के बाद ऋषिराज अपने फ्लैट पर पहुंचा और सामान समेटकर कमरे को खाली करके फरार हो गया था। पुलिस पूछताछ में पहले तो आरती ऋषिराज के बारे में कोई जानकारी न होने से इनकार करती रही, लेकिन जब मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे पकड़कर पुलिस ने दोनों का आमना सामना कराया तो आरती ने सारा सच बता दिया। वहीं पड़ताल में पता चला कि दोनों ब्लैकमेलिंग करने के लिए पहले युवकों को ढूंढते थे और फिर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर उनसे रकम ऐंठते थे। इस मामले में आरती ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए समय संदीप और ब्रजेश का नाम लिया था। संदीप ने आरती से उसकी सहमति से रिलेशन बनाए थे। संदीप से आरती को कुछ नहीं मिला तो उसने पुलिस के सामने संदीप का नाम लिया था। संदीप खुद को बैंक मैनेजर का लड़का बताता था, इसलिए आरती को उससे मोटी रकम मिलने की उम्मीद थी। अब संदीप लांबा को जब इस साजिश का पता चला तो उसने सामने ही जवाहर सर्किल थाने में खुद के साथ ब्लैकमेलिंग व साजिश की लिखित रिपोर्ट दी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि आरती ब्रजेश से भी पहले से ही अच्छी तरह परिचित थी। उनकी फोन पर बातें होती रहती थी।
ऋषि राज ने ही ब्रजेश को आरती से मिलवाया था। आरती ब्रजेश को फोन करके बुलाती रहती थी, लेकिन वह उनके झांसे में नहीं फंसा। अब पुलिस ने बताया कि ऋषिराज मीणा ने आरती के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल करके मोटी रकम ऐंठने की योजना बनाई थी। ऋषिराज संदीप और ब्रजेश से करीब 5 लाख रुपए में सौदा करना चाहता था। इन पैसों से वो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। अब मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने किडनैपिंग और गैंग रेप की झूठी कहानी बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने, अवैध फर्जी आईडी से अलग अलग सिम कार्ड खरीदने, मोबाइल रखने और ब्लैकमेलिंग करके रुपए ऐंठने के आरोप में आरती और ऋषिराज मीणा को 13 जनवरी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड बरामद किए। ऋषिराज मीणा सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर थाना इलाके के बड़ौद गांव के रहने वाले रामफल मीणा का बेटा था। इसके खिलाफ पहले ही चोरी व गबन के 2 मामले दर्ज थे। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि आरती के जयपुर आने के बाद से ऋषिराज उसके साथ ही रहा करता था। उसने लोगों को फंसाने के लिए घटना से 20 दिन पहले ही प्रेमनगर में 8,000 रुपए किराए पर फ्लैट लिया था। वह जल्दी ही आरती से शादी करना चाहता था और आरती के जरिए लोगों को रेप केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने के बाद मोटी रकम ऐंठकर पैसा बनाना चाहता था। इसी के लिए उसने आरती का भी ब्रेन वॉश कर दिया था। वहीं जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि ऋषिराज और आरती मिलकर आगरा और मैनपुरी में भी ब्लैकमेलिंग की 5 वारदात को अंजाम दे चुके थे। आरती जब काशीपुर छोड़कर आगरा आ गई तो ऋषिराज उससे मिलने के लिए आगरा लगातार आता जाता रहता था। पुलिस ने 14 जनवरी को ऋषिराज व आरती को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरती और उसके पिता के 4 बैंक खातों में करीब 5 लाख रुपए की रकम जमा है। आरती ने इस रकम के बारे में पूछने पर पुलिस को बताया कि उसके पिता ने गांव में जमीन बेची थी, जबकि मैनपुरी से पुलिस को पता चला कि आरती के पिता ने अभी तक कहीं पर भी कोई जमीन नहीं बेची थी। पुलिस ने रिमांड अवधि पूरे होने पर 15 जनवरी को दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने फिर से पेश किया और मजिस्ट्रेट ने ऋषिराज और आरती को जेल भेज दिया। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें पैसा वाला बनने के लिए एक शख्स ने एक महिला का साथ लिया और झूठे आरोपों के जरिए धोखाधड़ी करके पैसे कमाने की साजिश रची। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।